चैप्टर्स 1077, 1078, 1079, 1080 चैप्टर स्टार्ट। तो फिर डील कैसे करें? तुम लोगों को क्या चाहिए? फैंग युआन ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछो। फैंग युआन, हमें पता है तुम्हारे पास बहुत सारे इमॉर्टल मटेरियल्स हैं। जो इमॉर्टल मटेरियल्स अर्थ ट्रेंच से उठाए थे, उनमें एक प्रॉब्लम है, वो सब हेवंसविल से भरे हुए हैं। हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन फॉलिंग हेवनली रिवर से जो इतना सारा इमॉर्टल मटेरियल मिला है, उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। ये रही हमारी लिस्ट, एक नज़र डाल लो। सिक्स्थ हेयर ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू निकला। फैंग युआन ने उससे लिया और चेक किया, फिर उसने अपनी कॉन्शियसनेस एस गू में डाली। ब्राउज करते हुए उसने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने सिक्स्थ हेयर से कहा, मेरे पास इनमें से ZY एडिटार इमॉर्टल मटेरियल्स हैं, लेकिन लंग्या सेक्ट का मेंबर होने के नाते क्या तुम ये सब लंग्या सेक्ट की इन्वेंटरी से नहीं ले सकते? सिक्स्थ हेयर ने फीकी सी मुस्कान दी। वक्त बदल गया है, नया वाला लंग्या लैंड स्पिरिट पहले जैसा नहीं है। लंग्या सेक्ट में सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हाई सब कुछ हैं। अगर मुझे इन्वेंटरी से कुछ चाहिए तो मुझे अपने सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन मेरे सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इतने नहीं हैं जितने लॉर्ड यिंगवुजी को जरूरत है। तुम सही कह रहे हो। फैंग युआन ने सिर हिलाया और फिर पूछो, मैं तुम्हें ये इमॉर्टल मटेरियल्स दे सकता हूं, लेकिन ये यिंगवुजी तक पहुंचेंगे कैसे? ट्रेजर येलो हेवन तो अभी बैंड है। यिंगवुजी इमॉर्टल गू बेच रहा था, उसने बहुत बड़ा हंगामा किया था, फैंग युआन को इसके बारे में पता था। सिक्स्थ हेयर ने बोलना जारी रखा, ट्रेजर येलो हेवन के बिना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन लॉर्ड यिंगवुजी तक ये सामान पहुंचाने का एक रास्ता है। ज़ॉम्बी अलायंस शैडो सेक्ट की हाई एक सब्सिडरी थी। यीटियन माउंटेन की लड़ाई से पहले, क्योंकि ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज चुरा ली थी, ज़ॉम्बी अलायंस ने अपनी सारी ब्रांचेस को पांचों रीजन्स के बीच कनेक्ट करने के लिए एक सुपर गू फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर दिया था। अगर कोई ब्रांच पर अटैक भी करता तो हम सुपर गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इन इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज को दूसरे रीजन्स में ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। मुझे लगा ये सिर्फ इमॉर्टल ज़ॉम्बीज के खिलाफ साजिश करने का एक बहाना था, सोचा नहीं था कि ये सच होगा। फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ। सिक्स्थ हेयर ने फिर फीकी मुस्कान दी, ये सच है। सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू रिफाइन करने के लिए ज़ॉम्बी अलायंस को कुर्बान करना शैडो सेक्ट के ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। यीटियन माउंटेन की लड़ाई के टाइम हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था और हमने ऐसा किया। ज़ॉम्बी अलायंस को जिंदा रखने में ज्यादा फायदा था, अगर पॉसिबल होता तो हम उन्हें कुर्बान नहीं करते। फैंग युआन ने सिर हिलाए। उसने अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों के बारे में सोचा। उस टाइम ज़ॉम्बी अलायंस पांचों रीजन्स में अभी भी थी, यहां तक कि पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर तक, और फैंग युआन के रिबर्थ से पहले तक उसने दुनिया के मामलों में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। लेकिन अब सब अलग था। पांचों रीजन्स में ज़ॉम्बी अलायंस अब एक खोखला ढांचा बांध चुकी थी। ZY एडिटार इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को इमॉर्टल मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल करके 10 एक्सट्रीम इमॉर्टल ज़ॉम्बी लाइफलेस फॉर्मेशन में रिफाइन कर दिया गया था। इस पॉइंट तक पांचों रीजन्स में अभी भी इस वजह से हंगामा मचा हुआ था। आखिरकार जब ज़ॉम्बी अलायंस थी तो वो बहुत सारे रिसोर्सेज कंट्रोल करती थी। ये रिसोर्सेज अब लावारिस बहुत से गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स और सुपर फोर्सेज उनके लिए लड़ रहे थे, खून खराबा हो रहा था। लगता है मेरी पिछली जिंदगी के 500 सालों में शैडो सेक्ट वाकई कामयाब हो गई थी। ज़ॉम्बी अलायंस का बने रहना इस बात को साबित करता है। हेवनली कोर्ट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया, जिसके कारण फंग जिउगे की मौत लैंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर हुई। ये घटना बहुत सस्पिशियस है। शैडो सेक्ट के जासूस हेवनली कोर्ट के अंदर हो सकता है स्पेक्ट्रल सोल ने रिवाइव करके हेवनली कोर्ट को कंट्रोल कर लिया हो और उससे अपनी खुद की फोर्स बना लिया हो। फैंग युआन ने थोड़ा सोचा और महसूस किया कि उसकी यादों में बहुत सी बातों के पीछे एक गहरा राज हो सकता है। इस दुनिया के राज बहुत गहरे हैं। एक से बढ़कर एक लेजेंडरी लोग आते रहे हैं। अनगिनत एक्सपर्ट्स एक दूसरे से लड़ते हैं और साजिशें रचते हैं। वो आसमान में चमकते नगपे छोटी ई की मात्रा न तो सितारों की तरह हैं। भले ही मुझे एक एक्सपर्ट माना जाता था, इन लोगों के सामने मैं कुछ खास नहीं हूं। ही इसीलिए तो ये और भी इंटरेस्टिंग है ना? हा। फैंग युआन ने ये सोचा और वो और भी खुश हो गया। ऊपर से उसके होरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सिक्स्थ हेयर समझ नहीं पाया, उसने सोचा, ये हंस क्यों रहा है और मुझे अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली। उसने चमकती ऊं से सिक्स्थ हेयर को देखा, उसकी मुस्कान और भी साफ हो गई। तो फिर मेरे इमॉर्टल मटेरियल्स के बदले में मुझे क्या मिलेगा? इमॉर्टल गू।
सिक्स्थ हेयर ने शांत एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। फैंग युआन ने ताली बजाई और मुस्कुराया। यिंग वूजी कौन सा इमॉर्टल गू बेच सकता था? जाहिर सी बात है, फैंग युआन के अपने हाई इमॉर्टल गू। फैंग युआन के इमॉर्टल गू उसी को वापस बेचना यिंग वूजी का प्लान वाकई कमाल का था। लेकिन फैंग युआन को खुद भी लगा कि यंग वूजी का आइडिया काफी अच्छा था। इस दुनिया में फैंग युआन से ज्यादा इन इमॉर्टल गू को कौन चाहेगा? भले ही ऐसे लोग होंगे, वो बहुत कम होंगे। और दूसरे गू इमॉर्टल्स के लिए वो इन इमॉर्टल गू के आदी नहीं थे, उन्हें इनके साथ फैमिलियर होने की जरूरत थी। लेकिन फैंग युआन उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, वो उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। इन इमॉर्टल गू की वैल्यू फैंग युआन के लिए दूसरों से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा भले हाई इमॉर्टल गू बेचे जाते, उनके लिए सूटेबल गू इमॉर्टल्स की जरूरत थी। जैसे कि एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू को दूसरे पाथ्स के गू इमॉर्टल्स अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। पाथ्स में फर्क होने और डाउ मार्क्स के टकराव के कारण असर कम हो जाता था, ये उनके लिए सूटेबल नहीं था। जब तक वो इससे एक इमॉर्टल किलर मूव के लिए सप्लीमेंट्री गू वर्म की तरह इस्तेमाल ना करें, लेकिन ऐसी सिचुएशंस कम ही होती थी। एक तरह से देखा जाए, फैंग युआन हाई सबसे बेस्ट खरीदार था। ना सिर्फ उसके पास इन इमॉर्टल गू का इस्तेमाल था, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो उन्हें अफोर्ड कर सकता था। और जहां तक इमॉर्टल गू भेजने की बात थी, ज़ॉम्बी अलायंस का सुपर गू फॉर्मेशन हाई इस्तेमाल होने वाला था। फैंग युआन मुस्कुराया। मेरे कितने इमॉर्टल गू बचे हैं? मैं ना सिर्फ उन्हें खरीदना चाहता हूं, बल्कि मुझे ही लूलैन का सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू और ताई बाई यून शेंग का मन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर भी चाहिए। मैं इन तीनों इमॉर्टल गू को भी अपनी रिक्वेस्ट में शामिल करूंगा। सिक्स्थ हेयर ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। इस मामले में मैं फैसला ले सकता हूं और मैं एग्री करता हूं। यिंग वूजी का ताई बाई यून शेंग और ही लूलन पर कंट्रोल था, वो उनसे उनके इमॉर्टल गू दिलवा सकता था। और अभी सबसे जरूरी चीज थी खतरे से बचना और निकल जाना। बाकी मामले साइड में रखे जा सकते थे। फैंग युआन ने फिर कहा, हम एक हाई टाइम पर ट्रेड करेंगे, तुम अपने इमॉर्टल गू लाओ, मैं इमॉर्टल मटेरियल्स दे दूंगा। इस बार सिक्स्थ हेयर के चेहरे पर मुश्किल वाले एक्सप्रेशंस आ गए। सच कहूं तो इमॉर्टल गू देखने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको पांचों रीजन्स की सिचुएशन पता ही है। सारी ज़ॉम्बी अलायंस ब्रांचेस निशाने पर हैं। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स का डार्क फ्लोर जायंट सिटी अर्थ ट्रेंच में ना डूबा होता, तो अब तक लूट लिया गया होता। सुपर गू फॉर्मेशन डार्क फ्लोर जायंट सिटी में रखा है, मुझे इमॉर्टल गू लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले कुछ इमॉर्टल मटेरियल्स दे दें, क्योंकि ये इमॉर्टल मटेरियल्स गू रिफाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। जितनी जल्दी हम रिफाइन करेंगे, उतना अच्छा होगा। उधर लॉर्ड यिंग वूजी के पास हमें नहीं पता वो कितनी देर तक टिक पाएंगे। फैंग युआन ने यह सुना और मन हाय मन हंसा। सिक्स्थ हेयर सच और झूठ एक साथ बोल रहा है। पहले उसने कहा कि यंग वूजी बड़े खतरे में है, अब वो इशारा कर रहा है कि यंग वूजी कुछ टाइम तक टिक सकता है। ऊपर से फैंग युआन का चेहरा सख्त हो गया। उसने माना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इमॉर्टल मटेरियल्स दे दूं और तुम मुझे इमॉर्टल गू ना दो, तो क्या मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? इस बात की चिंता मत करो। मैंने दोनों तरफ को बांधने के लिए एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल किलर मूव तैयार किया है, हम में से कोई भी उससे तोड़ नहीं सकता। सिक्स्थ हेयर का एक्सप्रेशन एकदम सिंसियर था। फैंग युआन हंसा, उसने अपना हाथ हिलाया। मुझसे इन्फॉर्मेशन पाथ के मेथड्स की बात मत करो, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तुम ही लूलन को काबू कर सकते हो, तो तुमने उसका इन्फॉर्मेशन पाथ अलायंस अग्रीमेंट भी हटाया ही होगा, है ना? मेन इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट नहीं करता, क्या मैं इतना बेवकूफ हूंगा कि तुम्हारे साथ इन्फॉर्मेशन पाथ अग्रीमेंट करूं? यह सिक्स्थ हेयर हिचकिचाया। वो फैंग युआन की सोच समझ गया। अगर वो उसकी जगह होता, तो वो भी शैडो सेक्ट के साथ अग्रीमेंट नहीं करता। ऐसा करते हैं? सिक्स्थ हेयर ने जल्दी से एक नया आइडिया सोचा। मैं पहले कुछ इमॉर्टल मटेरियल्स के बदले में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता हूं, कैसा रहेगा? ये इन्फॉर्मेशन और ये राज तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। फैंग युआन, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि हेवंसविल की लिमिटेशंस क्या हैं? क्या तुम्हें हमारे शैडो सेक्ट का हेवंसविल से डील करने का कीमती एक्सपीरियंस नहीं चाहिए? और अदरवर्ल्डली डीमंस के बारे में इन्फॉर्मेशन, यहां तक कि लंग या ब्लेस्ड लैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन, क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए? फैंग युआन को बहुत लालच आया। हेवंसविल, जब से उसे पता चला था कि हेवंसविल उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, फैंग युआन उससे इग्नोर कैसे कर सकता था? इस दुनिया में शैडो सेक्ट के अलावा और किसके पास हेवंसविल से डील करने का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा?
अगर शैडो सेक्ट ने खुद से आगे बढ़कर ट्रांजैक्शन की पेशकश ना की होती तो फैंग युआन अभी भी लंबे समय तक अंधेरे में रहता। जहां तक अदरवर्ल्डली डीमंस के मामले की बात थी, फैंग युआन बहुत क्यूरियस था। वो यहां ट्रांसमाइग्रेट क्यों हुआ? क्या यहां दूसरे अदरवर्ल्डली डीमंस भी थे? क्या वो उसी जगह से आए थे जहां से वो आया था? अदरवर्ल्डली डीमंस गूकू को कैसे बदल सकते थे? और लंग या ब्लेस्ड लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन। लैंग या ब्लेस्ड लैंड 3 लाख सालों से अस्तित्व में था, उसके अंदर क्या राज छुपे थे? यह फैंग युआन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो लंग या लैंड स्पिरिट की मदद ले रहा था, और लंग या ब्लेस्ड लैंड को हासिल करने का उसका मकसद भी था। बिना किसी शक के, यह सारी इंफॉर्मेशन बहुत कीमती थी, वो फैंग युआन के लिए बहुत मददगार थी। इस वक्त कमरे में एकदम शांति थी। दोनों तरफ से कोई नहीं बोल रहा था। फैंग युआन गहरी सोच में डूबा था। सिक्स्थ हेयर फैंग युआन के हाँ कहने का इंतजार कर रहा था। उससे पूरा कॉन्फिडेंस था कि फैंग युआन जरूर हाँ कहेगा। इस इंफॉर्मेशन का लालच बहुत ज्यादा था आखिरकार। ऑफ कोर्स, अगर ये सिचुएशन ना होती तो सिक्स्थ हेयर कभी नहीं चाहता कि फैंग युआन को ये राज पता चले। फैंग युआन बोला, लेकिन उसने एक सवाल पूछो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब एक सुपर गू फॉर्मेशन है तो यिंग वूजी और बाकी लोग उससे सीधे बचने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? सिक्स्थ हेयर ने ईमानदारी से समझाया, सुपर गू फॉर्मेशन सिर्फ इमॉर्टल मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज को इमॉर्टल मटेरियल माना जाता है, लेकिन उनमें इमॉर्टल एपर्चर इंक्लूड नहीं हो सकता। गू इमॉर्टल्स को रीजन्स के पार ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ तरीके हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं। जैसे कि फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल, लेकिन इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं। स्टारगेट गू एक एक्सेप्शन है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, और हर कोई इमॉर्टल एपर्चर्स में एंटर नहीं कर सकता। शैडो सेक्ट को स्टारगेट गू के बारे में पता था। फैंग युआन ने इसका कई बार इस्तेमाल किया था और यहां तक कि गू रेसिपी लैंग या लैंड स्पिरिट को भी दी थी। ये अजीब नहीं था कि शैडो सेक्ट इसके बारे में जानती थी। चाहे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल हो या स्टारगेट गू, उन दोनों की गू इमॉर्टल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। गू इमॉर्टल के शरीर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम डाउ मार्क्स होने चाहिए। खासकर स्टारगेट गू, वो तो सिर्फ एक मोर्टल गू है, भले ही वो ब्लैक हेवन की पावर इस्तेमाल करता है। सिर्फ रैंक 6 के बॉटम टीयर गू इमॉर्टल्स या जिन्होंने कुछ हाई कैलामिटीज झेली हैं, वो हाई यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, गू इमॉर्टल के इमॉर्टल एपर्चर के अंदर की चीजें एक अलग दुनिया में थी, उन्हें इसमें नहीं गिना जाता था। इसीलिए इस वक्त फैंग युआन ने अपने डेड एपर्चर का इस्तेमाल रैंक 9 विजडम गू को रखने के लिए किया था। वो यूज स्टारगेट गू से ट्रांसपोर्ट कर सकता था। रैंक 6 के बॉटम टीयर गू इमॉर्टल्स या इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को कंटेनर की तरह इस्तेमाल करके फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल या स्टारगेट गू का क्रॉस रीजनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना, ये बहुत पॉसिबल था, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। दुनिया में सिर्फ एक फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल था और स्टारगेट गू कुछ ही लोगों के हाथ में था। इसके अलावा रैंक 8 गू इमॉर्टल्स और हाई रैंक इमॉर्टल मटेरियल्स या इमॉर्टल गू में बहुत ज्यादा डाउ मार्क्स होते हैं। वो इमॉर्टल एपर्चर पर एक बहुत बड़ा बोझ होते हैं। जिंदा इमॉर्टल एपर्चर्स फट सकते थे, जबकि डेड इमॉर्टल एपर्चर्स और भी तेजी से टूट जाते, वो इससे कई बार नहीं झेल सकते थे। ठीक इसीलिए फैंग युआन ने हाई रैंक इमॉर्टल मटेरियल्स को इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड या स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में रखा था। ये ब्लेस्ड लैंड्स जो बाहर की दुनिया में रखे गए थे, बहुत स्टेबल थे। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के पास रीजन्स पार करने के अपने अलग तरीके होते हैं। वो व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन के जरिए जाते हैं। पहले हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड एक ग्रुप ऑफ पीपल को सदर्न बॉर्डर लड़ कर आए थे और शैडो सेक्ट के प्लान को नाकाम किया था। वो लोग वहां व्हाइट हेवन से गए थे। चैप्टर 1078 ट्रांजैक्शन विद शैडो सेक्ट 3/3 गू इमॉर्टल्स को रीजन्स पार ट्रैवल करने के लिए अच्छे तरीके कभी नहीं थे, क्योंकि गू इमॉर्टल्स को इसकी जरूरत ही कम थी। जब गू मास्टर्स इमॉर्टल असेंशन से गुजरते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव रीजन के गू इमॉर्टल बन जाते हैं, क्योंकि हेवन एंड अर्थ की वजह से। जैसे कि वो एक नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल बनेंगे या एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल। गू इमॉर्टल्स में टेरिटोरियल मेंटालिटी होती है। दूसरे रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को आमतौर पर बाहर का समझा जाता है और अलग थलग रखा जाता है। यीटियन माउंटेन की लड़ाई के अंत में ही लू लन और ताई बाई युन शेंग को सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स ने पीछा किया था, ये बात साफ दिख गई थी। इस मामले में ईस्टर्न सी ज्यादा ओपन माइंडेड है। टेरिटोरियल मेंटालिटी असली मुद्दा नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट, वक्त वक्त पर गू इमॉर्टल्स को अपना इमॉर्टल एपर्चर बाहर की दुनिया में रखना पड़ता है ताकि वो हेवन एंड अर्थ की खींचकर उससे स्टेबलाइज कर सकें। इस टाइम जो हेवन एंड अर्थ की चाहिए होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है।
अगर एक नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल अपना इमॉर्टल एपर्चर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रखे और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की हेवन एंड अर्थ चीलर, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तीसरी वजह थी कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस। गु इमॉर्टल्स लगातार इनका सामना करते हैं, किसके पास इधर उधर घूमने का टाइम होगा? दूसरे रीजन्स में जाने का क्या मतलब है? जब तक उनके पास कोई इंपॉर्टेंट वजह ना हो, जैसे किसी बड़ी इनहेरिटेंस के क्लूज या शायद फंग जियोगे जैसे इन्वेस्टिगेशन मिशंस के लिए। एक बात गौर करने लायक थी, गु इमॉर्टल्स को रीजन्स पार ट्रैवल करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन इमॉर्टल गु और इमॉर्टल मटेरियल्स के लिए होती है, और ये जरूरतें ज्यादातर ट्रेजर येलो हेवन से पूरी होती थी। हर तरह के कारणों से बहुत कम लोगों ने गु इमॉर्टल्स के रीजनल ट्रांसपोर्टेशन पर रिसर्च की। इतिहास में इसके शायद ही कोई रिजल्ट स्माइल ज़ॉम्बी अलायंस का सुपर गु फॉर्मेशन सिर्फ इमॉर्टल मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भला कौन अपना टाइम और एफर्ट एक बेकार चीज पर रिसर्च करने में बर्बाद करेगा? गु इमॉर्टल्स के ऊपर जिंदा रहने का बहुत बड़ा प्रेशर होता था। भले हाई वो इमॉर्टल्स वो आज़ादी और शांति से नहीं जी सकते थे। अपने इमॉर्टल एपर्चर्स को मैनेज करना, इमॉर्टल गु को पालना और ट्रिब्यूलेशन से निपटना, ये सभी गु इमॉर्टल्स को अपनी जिंदगी घिसाने के लिए काफी था। इसीलिए बहुत पहले से गु इमॉर्टल्स के लिए क्रॉस रीजनल ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स बहुत प्रिमिटिव वो धीरे धीरे डेवलप हुए। नतीजा ये हुआ कि जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राची सेक्ट्स ने गु इमॉर्टल्स की एक टीम नॉर्दर्न प्लेन्स भेजी, तो उन्हें दो रीजनल वॉल्स तोड़कर जाना पड़ा। 400 से 500 सालों में इस पर रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 रीजनल वॉल्स गायब होना शुरू हो जाएंगी और पांचों रीजन्स मिलकर एक हो जाएंगे। यह तो फ्यूचर की बात थी, अभी के लिए इससे भूल जाते हैं। हॉलमर फैंग युआन जोर से हंसा। इतनी देर से वो जांच पड़ताल कर रहा था, अब जाकर उससे इस ट्रांजैक्शन की सारी बात साफ साफ समझ आ गई थी। फैंग युआन, तुम हंस क्यों रहे हो? सिक्स्थ हेयर की बुरी वाली फीलिंग बढ़ती जा रही थी। क्योंकि मैं खुश हूं। भले हाई सुपर गु फॉर्मेशन सिर्फ इमॉर्टल मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उतना ही काफी है। इन्फॉर्मेशन और बाकी सब बातें भूल जाओ। मेरी पहली शर्त है मेरा ओरिजिनल जिस्म, वो मुझे दे दो, फैंग युआन ने तेजी से कहा। सिक्स्थ हेयर का एक्सप्रेशन बदल गया। उससे विजडम गु के बारे में पता था। अगर फैंग युआन को अपना जिस्म मिल गया, उसकी सोल के साथ, वो विजडम की रोशनी का इस्तेमाल कर सकता था और एक बार फिर विजडम गु की ताकत उधार ले सकता था। इसका मतलब क्या था? उसके पैर लग जाएंगे, वो आसमान में उड़ जाएगा। पहले फैंग युआन में एक कमी थी, उसके पास विजडम गु को खिलाने के लिए लाइफ स्पैन गु नहीं थे। लेकिन अब लंग या लैंड स्पिरिट के पास उस खिलाने के लिए काफी लाइफ स्पैन गु थे। फैंग युआन को हेवंस विल के बारे में पहले से ही पता था। अगर उससे विजडम गु की मदद मिल जाती, तो उसी कौन रोक सकता था? वो आसमान में एक बाज की तरह होता या समुंदर में घूमने वाला एक फ्लड ड्रैगन। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के साथ। हे भगवान, सिक्स्थ हेयर ने अपने मन में चीखा, सिर्फ ये कुछ चीजें हाई शॉकिंग थी, ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। अगर ये सब मिल जाती, तो उससे ऐसी ताकत मिलती जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर उससे कौन टक्कर दे पाएगा? ये नहीं चलेगा। सिक्स्थ हेयर ने अपना सिर हिलाया। जिस्म के बिना लॉर्ड यिंग वूजी अपनी इस मुश्किल से कैसे बचेंगे? मेरे पास जिस्म है, फैंग युआन हंसा। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज हैं। हम एक के बदले एक ट्रेड कर सकते हैं। तुम्हारा नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इन इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज में मेरे ओरिजिनल जिस्म से ज्यादा डाव मार्क्स हैं, तुम्हारा फायदा ही होगा। घंटा फायदा। सिक्स्थ हेयर ने मन हाय मन फैंग युआन की बेशर्मी को गाली दी। उसका एक्सप्रेशन गंदा हो गया। उसने फैंग युआन पर तंज कसा। चलो घुमा फिरा कर बात ना करें, मैं तुम्हारे इरादे क्यों नहीं जानूंगा? ओ, तो तुम्हें विजडम गु के बारे में पता है? फैंग युआन ने अपनी थोड़ी को रगड़ा। इमॉर्टल गु और इन्फॉर्मेशन बेची जा सकती है, लेकिन जिस्म बिल्कुल नहीं। सिक्स्थ हेयर ने पक्के इरादे से माना कर दिया। लेकिन फैंग युआन का मूड और भी तेजी से बदला। तो फिर कहने के लिए कुछ नहीं है। अलविदा, चलते हैं। फैंग युआन उठ खड़ा हुआ और हाथ हिलाकर सिक्स्थ हेयर को जाने का इशारा किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिक्स्थ हेयर हक्का बक्का रह गया। वो वहीं बना खड़ा रहा, बिल्कुल बेहरकत। उससे ऐसा देखकर फैंग युआन मन हाय मन हंसा। अपनी आस्तीन झटक कर वो निकल गया। सिक्स्थ हेयर को होश आया। उसने कहा, फैंग युआन रुको। मान गए? फैंग युआन पीछे नहीं मुड़ा, उसने बस अपना सिर घुमाया। जिस्म नहीं बेचा जा सकता, बाकी सब पर बात हो सकती है। सिक्स्थ हेयर ने जिद की। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी, आगे बढ़ते हुए दरवाजे से निकल गया
सिक्स्थ हेयर की नजरों से ओझल हो गया। सिक्स्थ हेयर तेजी से उसके पीछे भागा। एक ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टियों की मर्जी होनी चाहिए। फैंग युआन, तुम हमारे लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर रहे हो? अगर हम पर मुसीबत आई तो तुम्हारा नंबर भी जल्दी ही लगेगा। फैंग युआन रुक गया, लेकिन वो अब भी नहीं मुड़ा। उसने अपने सिर का पिछला हिस्सा सिक्स्थ हेयर की तरफ रखा। ये बहुत बदतमीजी थी। सिक्स्थ हेयर ने फैंग युआन के शब्द सुने, सही कह रहे हो। लेकिन उससे क्या? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा। सिक्स्थ हेयर कुछ कदम चला और फैंग युआन के पीछे गया, उससे समझाते हुए, फैंग युआन, ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? ऐसे झूठ पर कौन विश्वास करेगा? क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? शैडो सेक्ट के होते हुए हम तुमसे कितने दुश्मन दूर रख रहे हैं? हमारे बिना तुम कितनी देर टिक पाओगे? तुम्हें लगता है तुम हेवंस विल से निपट सकते हो? मेरी बॉडी भी 1 लाख साल की प्लानिंग के बाद फेल हो गई। जब हमारे सामने एक कॉमन दुश्मन है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत शोर कर रहे हो। फैंग युआन के चारों तरफ एक तलवार की लहर उभार आई। रैंक 7 इमॉर्टल गू वेव स्वॉर्ड। सिक्स्थ हेयर को पीछे हटना पड़ा। उसने जल्दी से कहा, संभाल के, संभाल के। इमॉर्टल गू इस्तेमाल मत करो, ये मेरे अरेंजमेंट्स खराब कर देगा। अगर लैंग या लैंड स्पिरिट को पता चल गया तो हम दोनों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी। वो आगे चलते हुए बोला, जिस मेरी पहली शर्त है, अगर ये पूरी नहीं हो सकती तो बाकी सब भूल जाओ। तुम्हारे पास 3 दिन हैं, जाओ और अपने लॉर्ड यिंग वूजी के साथ अच्छे से डिस्कशन कर लो। सिक्स्थ हेयर ने अपने पैर पटके, 3 दिन? फैंग युआन, तुम जानते हो कि लॉर्ड यिंग वूजी बड़े खतरे में हैं, हमें टाइम के लिए लड़ना है। फैंग युआन डोर चला गया और उसकी आवाज पीछे से आई, अच्छा है कि तुम्हें इस बात का एहसास है। जल्दी से मान जाओ, डील के बाद तुम इमॉर्टल मटेरियल्स को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और भी ज्यादा टाइम तक टिक पाओगे, है ना? सिक्स्थ हेयर का चेहरा एकदम बेरहम हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए फैंग युआन की तरफ इशारा किया। मारने का इरादा हो पड़ा। फैंग युआन, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। तो क्या अगर मैं बढ़ भी रहा हूं? मैं पहला नहीं मरूंगा। मेन लैंड या ब्लेस्ड लैंड के अंदर कुछ टाइम तक आराम से जी सकता हूं। लेकिन तुम लोग? यिंग वूजी के बिना स्पेक्ट्रल सोल की मां बॉडी अस जायंट ड्रीम रेल्म में फंसी रहेगी। ही महान स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, वो मुझसे पहले मरने वाला है। हा हा हा। फैंग युआन हंसा। वो दरवाजे से गुजरा और सिक्स्थ हेयर की नजरों से पूरी तरह ओझल हो गया। सिक्स्थ हेयर लाल ईयू से घूरता रहा। फैंग युआन के बेशरम और गुंडे वाले एटीट्यूड ने उससे बहुत बड़ा झटका दिया था। आधे दिन से भी कम टाइम में सिक्स्थ हेयर फिर से फैंग युआन के पास गया। लॉर्ड यिंग वूजी मान गए। सिक्स्थ हेयर ने फैंग युआन को घूरते हुए कहा, उसका बस चलता तो वो उससे चीर फाड़ देता। फैंग युआन की ईंट में एक तेज रोशनी चमकी। सिक्स्थ हेयर इतनी जल्दी मान गया, इसका मतलब यिंग वूजी की हालत सच में बहुत खराब होगी। ये अच्छा भी था और बुरा भी। फैंग युआन इस ट्रेड से सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि यंग वूजी उसके लिए दुश्मनों को दूर रखे। फैंग युआन के लिए सबसे फायदेमंद यही था कि हेवनली कोर्ट और शेडो सेक्ट की बची कुची फोर्सेस आपस में लड़ती रहे। हम पहले इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी स्ट्रेट करेंगे, एक के बदले एक, उसके बाद बाकी चीजें। फैंग युआन ने कहा और आगे जोड़ा, अगर मुझे पता चला कि तुमने जिस्म के साथ कोई छेड़छाड़ की है तो जो मैं करूंगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। तुम जानते हो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो पुनर्जन्म ले चुका है। मैं कुछ फ्यूचर के मेथड्स इस्तेमाल कर सकता हूं। नामुमकिन। हम सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ करेंगे। सिक्स्थ हेयर को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था, लेकिन फैंग युआन उससे भी ज्यादा सख्त था। थोड़ी देर बाद सिक्स्थ हेयर हार गया। उसने 3 उंगलियां उठाई, दांत पीसते हुए, ठीक है, हम पहले इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी स्ट्रेट करेंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ 2 डील्स होंगी। हम ये पूरी ट्रेड 3 सेशंस में खत्म करेंगे। 3 दिन बाद लंग या ब्लेस्ड लैंड में दोनों ने अपना ट्रांजैक्शन किया। ओके, अगला है इमॉर्टल गू। मुझे मेरे सारे इमॉर्टल गू चाहिए, साथ में सेल्फ स्ट्रेंथ, मैन एज बिफोर और लैंडस्केप एज बिफोर। फैंग युआन ने कहा। सिक्स्थ हेयर के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। इतने सारे इमॉर्टल गू, क्या तुम्हारे पास काफी इमॉर्टल मटेरियल्स हैं? फैंग युआन हंसा, ऑफ कोर्स। कुछ मिनट्स बाद, ये है तुम्हारा, ऑफ कोर्स। तुमने अचानक से ट्रेड की क्वांटिटी खुद ही बदल दी। यह इमॉर्टल मटेरियल्स तो इमॉर्टल गू के 30% हिस्से को भी खरीदने के लिए काफी नहीं है। सिक्स्थ हेयर गुस्से से चीखा, हम डील पर आगे बातचीत कर सकते हैं। खुद से बदलने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने ऐसे ही नहीं किया, मैं बहुत सिंसियर हूं।
फैंग युआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तेरी मां संशय है, सिक्स्थ हेयर ने गाली दी। फैंग युआन का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। इसका मतलब तुम डील नहीं करना चाहते? ये कहते हुए उसकी आस्तीनें लहराई और वो मट गया। सिक्स्थ हेयर गुस्से से पागल हो रहा था। छोड़कर जाने की धमकी? वही पुराना ट्रिक? मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं पहला नहीं मरने वाला। फैंग युआन ने कंधे उचकाए, सिक्स्थ हेयर की कमजोरी को पकड़ते हुए। सिक्स्थ हेयर का एक्सप्रेशन जैम गया। उससे लगा जैसे वो एक बर्फीली नदी में गिर गया हो। उससे बहुत बेवकूफ़ी महसूस हुई। उसने अपनी कमजोरी क्यों जाहिर की? लेकिन फैंग युआन की चालाकी के सामने भले ही वो कुछ ना कहता, वो समझ जाता। दूसरी ट्रांजैक्शन एक लंबी खींचातानी थी। फैंग युआन की कीमत बहुत कम थी। शैडो सेक्ट इससे मानने वाली नहीं थी। कुछ दिनों में उन्होंने दर्जनों मुश्किल बातचीत की, जब तक कि दोनों तरफ एक समझौता नहीं हो गया। फैंग युआन थोड़ा पीछे हटा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा उसी का हुआ। सिक्स्थ हेयर का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी सीधी पीठ अब झुक चुकी थी। शुक्र है, अब बस आखिरी डील बची है। तीसरी ट्रांजैक्शन। क्या? हमने 3 ट्रांजैक्शंस पर एग्री किया था। तुम इससे 10 तक क्यों बढ़ाना चाहते हो? फैंग युआन, तुम बेशरम कमीने, तुम एक ऐसे राक्षस हो जिसका कोई अस्तर नहीं है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी बड़ी पिक्चर नहीं दिख रही? मारो, चलो सब एक साथ मर जाते हैं। सिक्स्थ हेयर चीखा। उसका गला सूख गया। गुस्से से उसकी नाक से खून बहने लगा। लेकिन फैंग युआन ने सिर्फ एक बात कही, जो इन सारी बातों का जवाब थी। वैसे भी मैं पहला नहीं मरने वाला। जैसे हाई यिंग वूजी मारेगा, स्पेक्ट्रल सोल की मैं बॉडी भी उसके पीछे पीछे चली जाएगी। आखिरकार ड्रीम रेल्म बहुत बड़ा है। सोल की कंजम्पशन भी बहुत तेजी से होती है। बहुत तेजी से होती है। बहुत तेजी से। बहुत। फैंग युआन की आवाज सिक्स्थ हेयर के दिमाग में गूंज रही थी। अगले हाईपैल वो वहीं बेहोश हो गया। चैप्टर 1079 रिगेनिंग हिज बॉडी एंड स्प्रिंग ऑटम सोल वाटर का एक काला और गहरा तालाब अनंत लहरों के साथ हिल रहा था। यिंगवूजी ने अपनी आंखें चौड़ी करके खोली। उसकी आंखों में भूतिया अपना आग की तरह जल रहा था जब उसने सोल वाटर की सतह को देखा। उससे एक ऐसा सीन दिख रहा था जो बाहर वाले नहीं देख सकते थे। सिक्स्थ हेयर का फिगर सोल वाटर में दिखा। वो जमीन पर आधा घुटने टेके हुए था और उसके चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी के भाव। द लॉर्ड, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब फैंग युआन ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा था, अगर मैंने इस्तेमाल नहीं किया होता। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि ये इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने अपनी किस्मत बढ़ाने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया, जिससे फैंग युआन को फायदा उठाने का मौका मिल गया। यिंगवूजी की आवाज सीधे गु इमॉर्टल सिक्स्थ हेयर के दिमाग में पहुंची। यह सिक्स्थ हेयर और यंगवूजी के बीच कम्युनिकेशन का तरीका था। यह एक सोल पाथ मेथड था, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन पाथ का असर था और यह बहुत पावरफुल था। दोनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट और नॉर्दर्न प्लेन्स में थे, दो रीजनल वॉल्स से अलग, और बीच में लंग या ब्लेस्ड लैंड भी था। वो न सिर्फ रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते थे, बल्कि वो लंग या लैंड स्पिरिट के सेंसेस से भी बच पा रहे थे। इस वक्त यिंगवूजी अब फैंग युआन जैसा नहीं दिख रहा था। उसने एक दूसरे स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल ज़ॉम्बी का जिस्म ले लिया था। लेकिन ये जिस्म, क्योंकि ये बहुत पुराना था, उसका इमॉर्टल एपर्चर पहले ही टूट चुका था और यंगवूजी को सिर्फ फिजिकल बॉडी मिली थी। फैंग युआन के ज़ॉम्बी बॉडी के विपरीत, जिसमें एक मॉर्टल एपर्चर के साथ साथ एक इमॉर्टल एपर्चर भी था। इसीलिए यिंगवूजी को गू वॉर्म्स इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। चाहे इमॉर्टल गू हो या मॉर्टल गू, वो सिर्फ उसके जिस्म के हिस्सों जैसे उसकी स्किन, बाल, खून, हड्डियों और ऐसी ही जगहों पर रह सकते थे। इससे न सिर्फ उनकी ऑरा लीक होती और दुश्मनों के लिए उन्हें चेक करना आसान हो जाता, बल्कि ये सेफ भी नहीं था। जब फिजिकल बॉडी पर हमला होता, तो गू वॉर्म्स का भी बहुत बुरा हाल हो सकता था। गू वॉर्म्स बहुत नाजुक होते हैं। यिंगवूजी को फैंग युआन के साथ इस ट्रांजैक्शन से भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन शांत था। उसने उल्टा सिक्स्थ हेयर को हिम्मत दी। तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया। तुमने पूरे ट्रांजैक्शन प्रोसेस के दौरान फैंग युआन के सामने लगातार कमजोरी दिखाई। बहुत अच्छा काम। खासकर आखिर में बेहोश होना। तुम्हारी कोशिशों के बिना मुझे जरूरी इमॉर्टल मटेरियल्स नहीं मिलते। सिक्स्थ हेयर ने आह भरी। मैं जानबूझकर बेहोश हुआ था ताकि फैंग युआन को परख सकूं, लेकिन अफसोस उसने मुझे कुछ नहीं किया। जब से उसी हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता चला है, वो नेचुरली बहुत सावधान है। और वैसे भी हम अब कई बार ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं। दोनों तरफ ने एक दूसरे को समझ लिया है। उसी हमसे डरना ही होगा कि कहीं हम उसके बारे में लंग या लैंड स्पिरिट को ना बता दें।
यिंग वूजी ने जवाब दिया। वो अभी एकदम लाचार हालत में था और उसने हर मुमकिन तरीका सोच लिया था, तब जाकर उससे पता चला कि फैंग युआन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। फैंग युआन से ट्रांजैक्शन करने से पहले उसने पहले से ही पूरी मानसिक तैयारी कर ली थी। जो इमोर्टल मटेरियल लिस्ट उसने फैंग युआन को दी थी उसमें बड़ा चढ़ा कर चीजें लिखी थी जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जिनके बीच उसने वो इमोर्टल मटेरियल्स छुपा दिए थे जो उसे सच में चाहिए थे। शॉर्ट में, उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था। वो इस उम्मीद से भरी स्थिति में उम्मीद की एक किरण के लिए लड़ सका था। बस अगर वो इस मुश्किल से पार पा लेता तो उसका फ्यूचर बहुत रोशन होगा। बाकी इमोर्टल गू का तो जिक्र ही मत करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैंग युआन ने ना सिर्फ अपना फिजिकल बॉडी हासिल कर लिया है, बल्कि अब उसके पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा भी है। उसका करंट फाउंडेशन बहुत बड़ा है। सिक्स्थ हेयर अभी भी चिंतित था। यिंग वूजी ने नाक सिकोड़ी, भले हाई फैंग युआन को अपना जिस्म वापस मिल जाए, क्या वो उससे इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? स्प्रिंग ऑटम सकाडा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले से हाई सील है और जल्द ही भूख से मरने वाला है। भले हाई फैंग युआन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, स्प्रिंग ऑटम सकाडा को एक्टिवेट करने में फेल होने का रेट है, उसके अंदर अभी भी हेवेंस विल छुपी है, उससे इस्तेमाल करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स का ध्यान भी उसकी तरफ खींच जाएगा। सिक्स्थ हेयर का चेहरा हिला, उसकी चिंता काफी कम हो गई। उसने बार बार सिर हिलाया। लॉर्ड, आप सही कह रहे हैं। यिंग वूजी ने एक लंबी सांस ली। तुम्हें अभी भी फैंग युआन पर नजर रखनी होगी। तुम एक्सपोज हो चुके हो, लेकिन फैंग युआन तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। कोई बात नहीं अगर हम उसी दबा नहीं पाते। उसने अभी बहुत सारे इमोर्टल गू हासिल किए हैं, वो जरूर उसके लिए एक बड़ा बोझ बनेंगे। ऊपर से कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस उसकी और भी एनर्जी ले लेंगे। उससे डेवलप होने दो, इंतजार करो जब तक मैं ताकत इकट्ठा करके हमारी में बॉडी को बचा ना लूं, फिर हम उससे हिसाब चुकता करेंगे। अनुभव से सीखा जा सकता है। इतना कुछ झेलने के बाद यिंग वूजी तेजी से मैच्योर हो रहा था। वो समझ गया था कि वो क्या छोड़ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने सब्र से सहना सीख लिया था। आखिरकार वो स्पेक्ट्रल सोल के स्प्लिट सोल्स में से एक था और उसके अंदर एक पावरफुल एक्सपर्ट बनने की नेचुरल स्किल थी। दुख और नाकामियां जिंदगी में कीमती होती हैं और वो उनकी वजह से तेजी से बड़ा हो रहा था। नॉर्दर्न प्लेन्स, लैंग या ब्लेस्ड लैंड। यिंग वूजी के साथ ट्रांजैक्शंस हुए कुछ समय बीत चुका था। फैंग युआन अपने सामने इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी को देख रहा था और उसने आह भरी। वे इससे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा। फैंग युआन ने अपनी थोड़ी को रगड़ते हुए सोचा, वो परेशान था। जब से उसने अपना इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी वापस पाया था, भले ही उसने अपने पास मौजूद लगभग सभी तरीकों का इस्तेमाल करके कई सावधानीपूर्वक जांच की थी, उससे कोई दिक्कत नहीं मिली। लेकिन यिंग वूजी का ओरिजिन क्या था? शैडो सेक्ट का ओरिजिन क्या था? स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल। वो सोल पाथ का जनक था, एक गू वेनरेबल, एक ऐसा शख्स जिसने कभी पूरी दुनिया और सभी जीवों पर राज किया था। क्या उसके स्प्लिट सोल, यिंग वूजी, ने इस जिस्म के अंदर कोई खतरनाक जाल बिछाने के लिए किसी सोल पाथ मेथड का इस्तेमाल किया होगा? बहुत मुमकिन था। फैंग युआन का यिंग वूजी के साथ ट्रांजैक्शन शुरू से अंत तक किसी भी इंफॉर्मेशन पाथ रिस्ट्रिक्शन के अंडर नहीं था, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता था। इसके अलावा फैंग युआन के इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स निश्चित रूप से यिंग वूजी से कम थे। अगर वो खुद को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन पाथ मेथड इस्तेमाल करता, तो बहुत मुमकिन था कि दूसरी पार्टी चुपके से उस तोड़ देती और ये फैंग युआन के लिए और भी बुरा होता। इसीलिए वो इस जिस्म की सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकता था। फैंग युआन यह इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी वापस इसलिए चाहता था ताकि वो विजडम गू की मान्यता हासिल कर सके और विजडम की रोशनी का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए उसी अपनी सोल को इस इमोर्टल ज़ॉम्बी जिस्म में डालना था। ये बहुत खतरनाक था। शैडो सेक्ट सोल से जुड़े मामलों में सबसे माहिर थी। फैंग युआन को कोई दिक्कत नहीं मिली, शायद यंग वूजी ने इससे छेड़ा नहीं था, लेकिन ज्यादा संभावना ये थी कि इस इमोर्टल ज़ॉम्बी बॉडी में बहुत बड़ी दिक्कत थी, बस फैंग युआन में उसी ढूंढने की काबिलियत नहीं थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल सोल पाथ का फाउंडर था। फैंग युआन का सोल पाथ मेथड्स को समझने की कोशिश करना एक अमातुर का एक्सपर्ट के सामने परफॉर्म करने जैसा था। लगता है मुझे इस जिस्म की थोड़ी और जांच करनी पड़ेगी। मैं लापरवाही नहीं कर सकता, जरा सी लापरवाही और मैं शैडो सेक्ट की साजिश में फंस सकता हूं। फैंग युआन ने खुद को चेतावनी दी। सिर्फ जब वो 100% सुरक्षित होने का यकीन कर लेगा, तभी फैंग युआन इस जिस्म का इस्तेमाल करेगा। या शायद जब कोई और विकल्प नहीं बचेगा, तो वो रिस्क लेने का फैसला कर सकता है।
भले हाई मेन विजडम गू इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपना जिस्म और स्प्रिंग ऑटम सकाडा वापस पाना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा हमेशा से फैंग युआन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रहा था। ए फ्लैट जब फैंग युआन ने अपना जिस्म वापस पा लिया था, तो स्प्रिंग ऑटम सकाडा, जो पहले अपर्चर में वाइटल गू के रूप में रहा था, वो भी नेचुरली वापस आ गया था। पिछली बातचीत में जब फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा को वापस करने की बात की, तो सिक्स्थ हेयर ने सख्ती से इनकार कर दिया था। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि यंग वूजी के पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है। क्योंकि दोनों तरफ इंफॉर्मेशन पाथ मेथड से बंधे नहीं थे, फैंग युआन सच या झूठ में फर्क नहीं कर सकता था। झूठ बोलने का कोई परिणाम नहीं था। हालांकि फैंग युआन और भी जिद्दी था, सीधे कहता, ये नामुमकिन है। अगर तुम्हारे पास सच में नहीं होता तो तुम लोगों ने उसे रिफाइन कर लिया होता। कुछ भी हो, मुझे बाकियों की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा स्प्रिंग ऑटम सकाडा वापस करना ही होगा। फैंग युआन का कोई अस्तर नहीं था और उसका स्टैंड एकदम अटल था। भले हाई सिक्स्थ हेयर ने कहा कि वो अपनी जान की कसम खाएगा, जोर जोर से कसम खाते हुए चिल्लाया, फैंग युआन का एटीट्यूड नहीं बदला। काफी समय बर्बाद करने के बाद फैंग युआन ने अपना जिस्म और स्प्रिंग ऑटम सकाडा वापस पा लिया। लेकिन स्प्रिंग ऑटम सकाडा में एक प्रॉब्लम थी। उससे हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने कुछ अजीब तरीकों से सील कर दिया था। वो पहले हाई रिवर ऑफ टाइम से कट चुका था और अभी भूखी मरने की हालत में था। ऊपर से फैंग युआन ये भी जानता था कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा में हेवंस विल है, ये उसका सबसे बड़ा खतरा था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी और स्प्रिंग ऑटम सकाडा दोनों में खतरे छुपे थे और उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद फैंग युआन खुश था। भले हाई में उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब तक वो मेरे पास हैं, ये एक बहुत बड़ी जीत है। खासकर जब स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा और इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी वापस लेने के बाद फैंग युआन ने दूसरी ट्रांजैक्शन में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल मांगा। लेकिन सिक्स्थ हेयर के पास वो कहां से आता? चाहे फैंग युआन कितना भी जबरदस्ती करे, कोई फायदा नहीं था। और वैसे भी वो अंदाजा लगा सकता था कि फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल शायद सच में नाश्त हो गया था। अगर उनके पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल होता तो वो पहले हेचाई फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके भाग जाते, वो उससे लुटवाने क्यों ना थे? एक और जरूरी बात यह थी कि फैंग युआन और सिक्स्थ हेयर पहले हाई एक ट्रांजैक्शन पूरा कर चुके थे। ट्रांजैक्शन के साथ इसका मतलब था लंग या सेक्ट को धोखा देना। सिक्स्थ हेयर के पास फैंग युआन पर एक पकड़ थी। लैंड स्पिरिट्स एक दिमागी और जिद्दी होते हैं। अगर उसने ये ढूंढ लिया तो चाहे फैंग युआन कितना भी समझाने की कोशिश करे, शायद कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए फैंग युआन ने आखिरकार फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल छोड़ दिया। भले हाई वो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल हासिल नहीं कर सका, फैंग युआन ने इस ट्रांजैक्शन में बहुत सारे इमॉर्टल गू हासिल किए। बहुत सारे। उनमें ही लूलैन का स्ट्रेंथ ची इमॉर्टल गू, सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू और फ्लाइंग बेयर स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू द साथ हाईताई बाई यून शेंग का लैंडस्केप एज बिफोर और मन एज बिफोर भी था। फैंग युआन के अपने पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल गू, पुलिंग वाटर इमॉर्टल गू, स्टार आइज इमॉर्टल गू और कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू थे। आयरन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू और कनेक्ट लक इमॉर्टल गू को यंग वूजी ने पहले हाई ट्रेजर येलो हेवन में रख दिया था, और क्योंकि ट्रेजर येलो हेवन बैंड था, यह दोनों इमॉर्टल गू भी उसके अंदर फेज हुए थे। ईट स्ट्रेंथ, क्लेंस सोल, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल, स्टार शूट, स्टार मार्क और स्टलाइट सब फैंग युआन की स्पेशल विल के अंडर खुद ही फट गए थे और यंग वूजी उन्हें बचा नहीं पाया था। नेचुरली यह इंफॉर्मेशन भी झूठी हो सकती थी। फैंग युआन और सिक्स्थ हेयर इंफॉर्मेशन पाथ मेथड से बंधे नहीं थे। दोनों तरफ की हेडन को खुद ही परखना था। शायद यंग वूजी ने चुपके से कुछ इमॉर्टल गू रोक लिए थे, लेकिन फैंग युआन ने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया था और उसके पास यंग वूजी से उन्हें उगलवाने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार हर बार जब फैंग युआन ट्रांजैक्शन करता, वो लंग या सेक्ट को एक बार और धोखा दे रहा होता और उसका सख्त रवैया थोड़ा कमजोर हो जाता। जबकि शैडो सेक्ट ने इमॉर्टल मटेरियल्स का एक हिस्सा हासिल कर लिया था और उनका कमजोर रवैया धीरे धीरे थोड़ा मजबूत हो गया था। ऑफ कोर्स फैंग युआन का शुरू से अंत तक पलड़ा भारी रहा। आखिरकार यंग वूजी हाई बुरी हालत में था, लेकिन फैंग युआन भी नहीं चाहता था कि यंग वूजी इतनी जल्दी मर जाए। अगर वो मर जाता जब तक वो हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के लिए कुछ सुराग छोड़ जाता, फैंग युआन जल्द हाई मुसीबत में पच जाता। ये एक बेहतर स्थिति थी जिसमें यंग वूजी उसके आगे दुश्मनों को अपनी तरफ खींच रहा था। हेवनली कोर्ट और शैडो सेक्ट एक दूसरे को कमजोर कर सकते थे, जबकि फैंग युआन किनारे से देख रहा था। फैंग युआन को पता था कि उसने सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू चुराया है,
शैडो सेक्ट यूएसईवाई जरूर मारने की कोशिश करेगी। लेकिन यही वजह थी कि शैडो सेक्ट यूएसईवाई चुपके से प्रोटेक्ट भी करेगी। मा होंगयू का एग्जाम्पल उसके सामने था। फैंग युआन जानता था कि वो शैडो सेक्ट की नज़र में मा होंगयू था। शैडो सेक्ट निश्चित रूप से सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को दोबारा रिफाइन करना चाहती थी। बस अभी हालत इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। जब से यिंग वूजी ने फैंग युआन को ट्रांजैक्शंस के लिए ढूंढा था, इसका मतलब था कि वो सच में एक आखिरी रास्ते पर था। फैंग युआन को उसके लिए कुछ उम्मीद छोड़नी पड़ी। अगर फैंग युआन ने सच में उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो हार मान लेता और दोनों को साथ ले डूबने चला जाता, तो फैंग युआन भी फैंस जाता और शायद मर भी जाता। असल में जो सिक्स्थ हेयर ने शुरू में कहा था वो असरदार था। चैप्टर 1080 फ्लाइंग बेयर ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ दिनों बाद लंग या ब्लेस्ड लैंड। डू फिगर्स हवा में उड़ रहे थे, फिर अचानक रुक गए। ये जमीन एक वीरान इलाका है, हमारे स्पर के लिए एकदम सूटेबल है। आगे वाले फिगर ने आसपास देखा और आराम से कहा, भाई फैंग सही कह रहे हैं। पीछे वाला फिगर एक हेयरी मैन गू इमॉर्टल था जिसका नाम 12th हेयर था। उसने खुशी से और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लैंग या सेक्ट के दूसरे हेयरी मैन गू इमॉर्टल्स के मुकाबले 12th हेयर थोड़ा स्पेशल था, क्योंकि वो ना सिर्फ रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करता था बल्कि एंस्लेवमेंट पाथ भी। वो रिफाइनमेंट और एंस्लेवमेंट पाथ का ड्यूल कल्टिवेटर था। गू इमॉर्टल्स के लिए डू पाथ्स कल्टिवेट करना आसान नहीं था, क्योंकि लगभग सभी गू इमॉर्टल्स के पास सिर्फ एक इमॉर्टल एपर्चर होता था। जब वो इमॉर्टल असेंशन से गुजरते थे, तो जिस गू वर्म का इस्तेमाल वो अपने एपर्चर को इमॉर्टल एपर्चर में तोड़ने के लिए करते थे, वही उनके मेन कल्टिवेशन पाथ को तय करता था। ट्रिब्यूलेशंस पास करने से जो डाउ मार्क्स जुड़ते थे, वो भी ज्यादातर उनके में पद के ही होते थे। हालांकि इस दुनिया में बहुत से गू इमॉर्टल्स द जो डू पाथ्स भी कल्टिवेट करते थे, वो ZYA डेटार रैंक 6 और रैंक 7 के थे। एक पाथ को प्राइमरीली कल्टिवेट करते, जबकि दूसरे पद को सेकेंडरी पद के रूप में। ऐसे गू इमॉर्टल्स को अक्सर किस्मत से कुछ मिल जाता था, जैसे इमॉर्टल गू जो डू पाथ्स कल्टिवेट करने के लिए सूटेबल होते थे। जैसे कि फैंग युआन का ईट स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू उसके स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स बढ़ा सकता था। अगर दूसरे पाथ्स के गू इमॉर्टल्स को ये मिल जाता, तो वो भी स्ट्रेंथ पाथ को डुअल कल्टिवेट कर सकते थे। 12th हेयर कोई एक्सेप्शन नहीं था। अपने शुरुआती दिनों में गू रिफाइन करते वक्त एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज के कारण उससे फेल्ड रिफाइनमेंट से एक बिल्कुल नया गू एम्ब्रियो मिला था। अपने इमॉर्टल असेंशन के बाद उसने इस गू को रैंक 6 तक बढ़ाया और उसका नाम इमॉर्टल स्लेव रखा। ये गू उसके जिस्म में एंस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स जोड़ सकता था। इससे वो सभी हेरी मैन गू इमॉर्टल्स में थोड़ा स्पेशल बन गया था। पिछले लंग या लैंड स्पिरिट ने उसका बहुत ख्याल रखा था। भले हाई एंस्लेवमेंट पाथ का रिफाइनमेंट पाथ से ज्यादा कोई संबंध नहीं था, लंग या लैंड स्पिरिट ने 12th हेयर को दोनों पाथ्स कल्टिवेट करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि 12th हेयर के एंस्लेवमेंट पाथ डाउ मार्क्स एंस्लेवमेंट पाथ इमॉर्टल गू रिफाइन करते वक्त बहुत मदद कर सकते थे। नया लंग या लैंड स्पिरिट 12th हेयर को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देता था, लेकिन उसने बैटल स्ट्रेंथ के एस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी। 12th हेयर एंस्लेवमेंट पाथ कल्टिवेट करता था, ये एक बेहतरीन फाउंडेशन था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने USEY बीस्ट एंस्लेवमेंट इमॉर्टल गू भी दिया, उसी अपनी एंस्लेवमेंट पाथ बैटल स्ट्रेंथ के रूप में तैयार करने का इरादा रखते हुए। हर बादशाह के अपने पसंदीदा लोग होते हैं, लेकिन 12th हेयर और भी ज्यादा पसंद किया जाता था और वो नए लंग या लैंड स्पिरिट का फेवरेट था। फैंग युआन को इन हेरी मेन के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी, लेकिन यंग वूजी के साथ सीक्रेट ट्रांजैक्शंस में उससे लंग या ब्लेस्ड लैंड के बारे में बहुत सारी इंटेल मिली थी। इंटेल को बहुत कीमती तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो फैंग युआन के लिए बहुत मददगार थी, जिससे USEY लंग या सेक्ट की एक पूरी समझ मिल गई। फैंग युआन और 12th हेयर दोनों जमीन पर उतरे। क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट की जमीन क्लाउड सॉइल से बनी थी, ये सफेद और थोड़ी नरम थी। ये आम मिट्टी वाली सतह के एहसास से बहुत अलग थी। 12th भाई प्लीज, फैंग युआन ने हाथ से इशारा किया। हाँ भाई फैंग, फिर भी शर्माऊंगा नहीं। चेस्टनट यैक, बाहर आओ। 12th हेयर जोर से हंसा। उसने एक समरसॉल्ट मारा और जमीन पर लैंड करते वक्त उसने जमीन पर अपनी हथेलियां मारी। वो ऐसा लग रहा था जैसे मजाक कर रहा हो। फिर अचानक उसने फैंग युआन के सामने घुटने टेकने की रस्म निभाई। गू इमॉर्टल्स अपने तेवर पर ध्यान देते थे। इस तरह की बेइज्जती वाली हरकत को इंसान गू इमॉर्टल्स बिल्कुल अवॉइड करते थे, लेकिन ये हेरी मैन गू इमॉर्टल्स अलग थे। उन्होंने पिछले लंग या लैंड स्पिरिट की परवरिश देखी थी। उनमें से हर एक बहुत सीधा साधा था और उनकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत कम थी। इन पिछले कुछ दिनों में फैंग युआन इस अजीब चीज का आदी हो चुका था।
12th हेयर फैंग युआन के सामने घुटने टेके, उसका उत्साहित चेहरा अचानक सख्त हो गया। आह! उसने अपना सिर उठाया, फैंग युआन को देखते हुए, कैसे शर्म की बात है, मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं, फैंग युआन ने गर्माजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, ये एक इमॉर्टल किलर मूव है, एक्टिवेशन में फेल होना तो लाजमी है, फिर से ट्राई करो। हाँ, हाँ। 12th हेयर ने बार बार सिर हिलाया, पीछे की तरफ एक बार फिर समरसॉल्ट मारते हुए और एक झटके के साथ, उसके घुटने और हाथ एक साथ जमीन को छुए। चुप्पी। कुछ सांस तक रुके रहने के बाद 12th हेयर ने अपनी जीभ बाहर निकाली, अपने होठों को चाटते हुए, डैम, मैं फिर फेल हो गया। मुझे फिर से ट्री करने दो। स्वूश। एक समरसॉल्ट। स्लैम। फैंग युआन के सामने घुटने टेके। कुछ और सेकंड्स की खामोशी, लेकिन अभी भी चुप्पी थी। मुझे फिर से ट्री करने दो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। 12th हेयर ने दृढ़ निश्चय के साथ चिल्लाया। स्वूश। एक समरसॉल्ट। स्लैम। फैंग युआन के सामने घुटने टेके। कुछ और सेकंड्स की खामोशी, लेकिन अभी भी चुप्पी थी। माफ करना, थोड़ा रुको। 12th हेयर ने फैंग युआन से कहा। फैंग युआन ने गर्माजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, समझ सकता हूं। 12th हेयर ने शुक्रिया अदा करते हुए सिर हिलाया और एक बार फिर कोशिश की। स्वूश। एक समरसॉल्ट। स्लैम। फैंग युआन के सामने घुटने टेके। कुछ और सेकंड्स की खामोशी, लेकिन अभी भी चुप्पी थी। ये लगभग 1 दर्जन बार चलता रहा बिना किसी सफलता के। फैंग युआन ने तो कोई हरकत भी नहीं की थी, लेकिन 12th हेयर पहले ही कई बार खून थूक चुका था, और उसके कानों से भी खून बह रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। एक इमॉर्टल किलर मूव को एक्टिवेट करने में फेल होने से गू इमॉर्टल को बैकलैश झेलना पड़ता था। यहां तक कि फैंग युआन भी ये देखते रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और खुद को रोक नहीं पाया और उसी याद दिलाया, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 12th भाई, तुम्हारा समरसॉल्ट मारना इमॉर्टल किलर मूव के लिए लगभग बेकार है, बेहतर होगा कि उससे छोड़कर ट्राई करो। समरसॉल्ट? 12th हेयर ने अपना सिर खुजाते हुए मासूमियत से कहा, यह मेरा बहुत ध्यान से डिजाइन किया गया मूवमेंट है। तुम्हें नहीं लगता समरसॉल्ट मारने से मैं इंपोजिंग और कूल लगूंगा? फैंग युआन का चेहरा लगभग इतना अजीब हो गया कि उस पर लकीरें आ गई। उसने सोचा, तुम्हारा अपने दुश्मन के सामने घुटने टेकने का मूवमेंट वाकई इंपोजिंग है। लेकिन 12th हेयर एक आज्ञाकारी इंसान भी था जो अपनी गलती सुधारना जानता था। जब भाई फैंग को लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो मैं इससे बदल दूंगा। उसके बाद 12th हेयर ने समरसॉल्ट मारना बैंड कर दिया। बल्कि स्लैम, उसने सीधे फैंग युआन के सामने घुटने टेक दिए। एक खामोशी थी। कुछ सांस बाद वो उठा, खून का एक घूंट थूकते हुए, हार मानने से इनकार करते हुए, उसने कहा, मुझे फिर से ट्री करने दो। कई कोशिशों के बाद 12th हेयर के हाथों से अचानक एक नीली रोशनी निकली। रोशनी तेजी से बढ़ी और असल में जमीन पर एक नीली झील बन गई। झील का पानी उमड़ा और एक बैल जैसा डेसोलेट बीस्ट बड़ी लहर पर सवार होकर फैंग युआन की तरफ बढ़ा। रंबो। नीली झील का पानी किनारे से टकराया, विशाल याक ने जमीन पर कदम रखा और आसमान की तरफ गुर्राया। वुश। एक अदृश्य ध्वनि तरंग ने हवा को निचोड़ दिया और असल में एक भंवर पैदा कर दिया। यह जायंट याक नीला काला था जिसका सिर बड़ा और होठ मोटे थे। दो सींगों का जोड़ा जो काफी दूर था, आसमान की तरफ उठा हुआ था। उसका सीना चौड़ा और पेट बड़ा था, लेकिन पीछे की तरफ वो धीरे धीरे पतला होता गया। पूरा शरीर आगे से बड़ा और पीछे से छोटा दिखता था। उसके शरीर का निचला हिस्सा और चारों पैर घने बालों से ढके हुए थे जो जमीन तक लटक रहे थे। उसकी पूंछ एक भौर झाड़ू की तरह मोटी और बड़ी थी। इस जायंट याक की ताकत में कोई शक नहीं था, और इसकी एंट्री भी शानदार थी, एक अत्याचारी ऑरा से भरी हुई, जो 12th हेयर के परफॉर्मेंस से बिल्कुल विपरीत थी। हालांकि फैंग युआन ने परवाह नहीं की। चेस्टनट याक। यह जायंट याक भले ही एक डेसोलेट बीस्ट हो, लेकिन यह अपनी कम बैटल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था। कई गू इमॉर्टल्स के लिए इसकी छवि इसके मांस के अनोखे स्वाद की थी, इससे कच्चा खाया जा सकता था और इसका स्वाद चेस्टनट्स जैसा था। यही इसके नाम का कारण था। लेकिन चेस्टनट याक की बैटल स्ट्रेंथ नेचुरली डेसोलेट बीस्ट्स में सबसे कमजोर नहीं थी। सार्वजनिक रूप से सबसे कमजोर डेसोलेट बीस्ट ड्रैगन फिश माने जाते थे, जिनको फैंग युआन पाल रहा था। आखिरकार एक्टिवेट हो हाई गया। 12th हेयर खुश था और फैंग युआन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, चेस्टनट याक, चार्ज। स्नोट। चेस्टनट याक एक बार फिर आसमान की तरफ गुर्राया, लेकिन हिला नहीं। 12th हेयर का चेहरा शर्म से लाल हो गया, और लग रहा था कि वो अपना गुस्सा दबा रहा है। उसने फिर से आदेश दिया, चार्ज, 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 तू बेवकूफ याक।
चेस्टनट याक तभी आगे बढ़ने लगा। वो पहले से हाई फैंग युआन से बहुत कम दूरी पर था और कुछ ही कदमों में फैंग युआन तक पहुंच गया। तेज हवाएं आगे बढ़ी। चेस्टनट याक विशाल था और जब वो दौड़ा तो ऐसा लगा जैसे 4 गाड़ियां एक साथ राखी हों। इसका ऑरा काफी प्रभावशाली था। फैंग युआन हैसा, उसके इमोर्टल एपर्चर के अंदर चेंज फॉर्म इमोर्टल गू ऊपर उड़ा। उसके बाद हर तरह के सप्लीमेंट्री इमोर्टल गू ऊपर उड़े और चेंज फॉर्म इमोर्टल गू के चारों तरफ घूमने लगे। ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमोर्टल किलर मूव फ्लाइंग बेयर ट्रांसफॉर्मेशन। अचानक तेज रोशनी फूटी। एक तेज रोशनी ने 12th हेयर को अपनी एंड बैंड करने पर मजबूर कर दिया। 12th हेयर ने जल्दी से अपना इन्वेस्टिगेटिव गू एक्टिवेट किया। एक पारदर्शी क्रिस्टल की परत ने उसकी ऊँग को ढक लिया और वो फिर से अपनी ऊँग खोल पाया। रोशनी अभी तक गायब नहीं हुई थी, लेकिन 12th हेयर सीन साफ साफ देख सकता था। बम! चेस्टनट याक लग रहा था जैसे एक विशाल जानवर से टकरा गया हो। ये विशाल जानवर उससे भी बड़ा था। चेस्टनट याक की टक्कर का कोई नतीजा नहीं निकला। इस समय रोशनी गायब हो गई और इस विशाल जानवर का असली रूप सामने आया। ये एक जायंट सफेद भालू था। उसका शरीर तगड़ा और भारी था और उसका शरीर छोटे और घने सफेद फुर से ढका हुआ था। उसके पंजे तीखे थी और उसकी छोटी पूंछ एक सफेद पॉम्पॉम की तरह मुड़ी हुई थी, जो थोड़ी क्यूट लग रही थी। यह फैंग युआन का ट्रांसफॉर्मेशन था, एक डेसोलेट बीस्ट फ्लाइंग बेयर में। जब चेस्टनट याक ने इस फ्लाइंग बेयर को देखा तो उसकी आंखें फट के बाहर आ गई और उसका प्रभावशाली ऑरा एक झिलमिलाती मोमबत्ती की तरह गायब हो गया। उसने एक दुखभरी चीख मारी और असल में मुड़कर भाग गया। 12th हेयर गुस्से में उस पर चीखा, तू डरपोक याक, तू भी एक डेसोलेट बीस्ट है, लानत है, वापस जा। उसने अपना एंस्लेवमेंट पाथ मेथड एक्टिवेट किया और काफी दूर भागने के बाद हाई चेस्टनट याक पर अपना कंट्रोल वापस पा सका। याक एक बार फिर फ्लाइंग बेयर की तरफ दौड़ा। चेस्टनट याक शाकाहारी था और उसका स्वभाव शांत था। इस चेस्टनट याक को पिछले लंग या लैंड स्पिरिट ने इसलिए पाला था ताकि इसके मांस को गू रिफाइनमेंट इमोर्टल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सके। शैडो सेक्ट के अचानक हमले के कारण लंग या ब्लेस्ड लैंड के दूसरे डेसोलेट बीस्ट सब मर गए। इसलिए 12th हेयर अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ इस चेस्टनट याक का इस्तेमाल कर सकता था। फैंग युआन शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहा और जब याक उसके सामने पहुंच गया तभी उसने अपने अंगों में जोर लगाया और फट पड़ा। वुश! फ्लाइंग बेयर के विशाल शरीर ने उसकी स्पीड पर जरा भी असर नहीं डाला, क्योंकि उसने आसानी से किनारे होकर बचाव कर लिया। चेस्टनट याक फ्लाइंग बेयर के पास से गुजर गया। फ्लाइंग बेयर ने दहाड़ मारी और अचानक मुड़कर आसमान की तरफ उछाल गया। नीचे आते हुए फ्लाइंग बेयर ने अपना दाहिना पंजा बढ़ाया और चेस्टनट याक की पीठ पर दे मारा। बम! एक जोर का टक्कर हुई, सफेद क्लाउड सॉइल चारों तरफ उड़ गई। चेस्टनट याक बुरी तरह से जख्मी हो गया और असल में फ्लाइंग बेयर के एक हाई झटके से जमीन पर पटक दिया गया। समतला जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। चेस्टनट याक पलक झपकते ही हार गया, गड्ढे में बिना हिले डुले पड़ा रहा। उसकी ईंट उसका डर दिखा रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चैप्टर एंड।